बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 205 एक साथ सुन चुके हैं और अब 206 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। नए आने वाले दोस्तों से खुसूसी इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके और हमारी काविशों का ज़िला नीचे कमेंट्स में ज़रूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, अब चलते हैं अली यार खान की तरफ। डी फोस्टर अटक अटक कर बोल रहा था और उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। सुनो, उसने कहा और मैं और तहजीब हमतन गोश हो गए। मैं अब मरने वाला हूँ। उन्होंने मुझे बेपनाह अज़ियतें दी हैं। मैं शायद बात भी पूरी ना कर सकूं। मेरे सामने के नीचे वाले 6 दांत निकाल लेना। इनमें फार्मूलों की माइक्रो फिल्में पोशीदा हैं। डी फोस्टर ने हिचकी ली, मौत की हिचकी, और उसका सर एक तरफ लटक गया। इस मजलूम शख्स ने बिलाकर मौत को गले लगा लिया था। वो हर तकलीफ से बेनियाज हो गया था। वो सर फिरा शख्स जिसके सर में अपनों की मदद करने का सौदा समाया था, अपने अंजाम को पहुंच गया था। इस दर्द में दूसरों की मदद करने वालों का यही अंजाम हुआ करता है। हर खुलूस के जवाब में धोखे ही तो मिलते हैं। जिस दिल में लोगों के लिए मोहब्बत हो उसी को अनदेखी आग में जलना पड़ता है। ऐसी भट्टी में सुलगना पड़ता है जिसकी तपश कोई महसूस भी नहीं कर सकता। डी फोस्टर तो फिर खुश नसीब था। बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचकर हर अज़ियत से महफूज हो गया था। मैं चौंक कर सीधा हो गया। तहजीब की आंखों में नमी थी। बेचारा डी फोस्टर। उसने निचला ऊंट दांतों में दबा कर कहा, मरते वक्त भी हमारे काम आ गया। अदीम लोग ऐसे ही हुआ करते हैं तहजीब, किसी के काम आए बगैर मरते भी नहीं। मैंने कहा, डी फोस्टर के अंजाम पर मेरा दिल रो रहा है अली। उसने तो किसी के साथ कोई बुराई भी नहीं की थी। मैं तलख अंदाज में हंसा। ये बुराई का दौर है तहजीब। पुरखुलूस लोग ही नुकसान में रहते हैं। आओ इस शरीफ आदमी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसके दांतों पर तबाह आजमाई करें। इसकी लाश की भी हुर्मती करने की तुम मुझ में हिम्मत ही नहीं। तहजीब ने कहा, जिसे तुम बेहुर्मती कह रही हो वो ऐन हुर्मत है। मैंने कहा, और मुर्दा डी फोस्टर का मुंह खोलकर उसके दांतों पर जोर आजमाई करने लगा। मुझे खासी जिद्दोजहद करनी पड़ी लेकिन आखिरकार में कामयाब हो गया। उसके सिर्फ वो 6 दांत ही मसनूई थे, बाकी दांत असली थे। मैंने उन मसनूई दांतों को उल्ट कर देखा। उनके नीचे स्याह ढक्कन लगे हुए थे। बाकी हिस्सा दांतों को मसूड़ों में फिक्स करने के लिए था। मैंने वो मसनूई दांत तहजीब की तरफ बढ़ा दिए और तहजीब उन्हें रोशनी में ले जाकर देखने लगी। चंद लम्हे रोशनी में उनका मुआयना करने के बाद तहजीब ने अपने सर से हेयर पिन निकालकर दांतों के ढक्कन उठाने की कोशिश की। जरा सी कोशिश के बाद ढक्कन खुल गए और उनके नीचे दांतों के खोल में नन्ही फिल्मों के रोल रखे हुए थे जो तादाद में 6 थे और इंतहाई बारीक थे। तहजीब हथेली पर पलटकर उन्हें देखने लगी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त साबित होकर रहा, तहजीब ने कहा। फार्मूले वाकई इसने अपने पास ही रखे थे। इसके सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने वो फिल्में तहजीब से लेकर देखते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा है अली कि ये फार्मूले कब्जे में आते ही हम खुद किस कदर गैर महफूज हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है तहजीब, लेकिन फिल वक्त तो हम महफूज ही हैं। ये अलग बात है कि नन्ही मुन्नी फिल्मों को हिफाजत से रखना भी एक मसला है। मेरे ख्याल में तो फिलहाल इन्हें इन दांतों में ही वापस रख देते हैं, इस तरह ये ज्यादा महफूज रहेंगी। ये बहुत उम्दा आइडिया है। मैं खुश होकर बोला, ठीक है, इन्हें दांतों ही में रख दो। तहजीब ने फिल्मों के रूल वापस दांतों में रखकर एहतियात से उनके ढक्कन बंद कर दिए और मैंने वो दांत हिफाजत से रख लिए। अब इनके गुम होने का इम्कान नहीं रहा था। तहजीब ने कहा, लेकिन हमने क्या सोचा था अली और क्या हो गया। हाँ, हालात ही कुछ इस तरह पेश आए कि हम कुछ भी ना कर सके। और अगर अब भी डी फोस्टर ने होश में आकर हमें फार्मूलों के बारे में ना बता दिया होता तो ये डी फोस्टर के साथ ही दफन हो जाते। बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी और हम दोनों ही चौंक पड़े। इस वक्त यहाँ कौन आ गया? तहजीब तशवीशनाक लहजे में बोली। क्या कहा जा सकता है? मैंने कहा, हम तो किसी चीज से भी वाकिफ नहीं है। मुमकिन है आने वाला बूढ़ी हो, लेकिन हमें छुप जाना चाहिए ताकि किसी खतरे की सूरत में अपना दिफा तो कर सके। मैं और तहजीब एक ऐसे गोशे में छुप गए। यहाँ से ना सिर्फ आने वाले पर नजर रख सकते थे बल्कि जरूरत पड़ने पर आने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते थे। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आने वाला बूढ़ था। जरा ख्याल से चीफ, उसने अंदर दाखिल होने से कबल हाँक लगाई। मैं बूढ़ हूँ, कहीं अचानक ही मुझ पर हमला न कर बैठना। मैं और तहजीब अपनी जगह से बाहर निकल आए और बूढ़ मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। यकीनन तुम्हें दूसरी गाड़ी की आवाज सुनकर हैरत हुई होगी, लेकिन ये गाड़ी भी एक करम फरमा की है। तुम्हें तो मालूम ही है मुझे करम फरमा मिलते ही रहते हैं। काम की बात करो, तहजीब उसीले लहजे में बोली। लैंड रोवर कहाँ गई? उसे तो मैंने एक बुलंदी से लुढ़का दिया। तुम्हारा मस्करापन तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दे रहा कि तुम डी फोस्टर की तरफ देख सको, मैंने खुश्क लहजे में कहा।
बूढ़ ने मुर्दा डी फोस्टर की तरफ देखा और चौंक पड़ा। ओह, तो क्या ये मर गया? हाँ, ये हमेशा के लिए बेहोश हो गया है। मुझे तो पहले ही अंदाजा था, बूढ़ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, और इसके बचने की मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी। अब हमें फौरी तौर पर यह मसला दरपेश है कि इसकी लाश का क्या किया जाए। ये तो कोई मसला नहीं, लैंड रोवर की तरह इसे भी किसी बुलंदी से लुढ़का आता हूँ। बूढ़ तहजीब ने कहा। उसका लहजा बेहद दुरुस्त था। मस्खरा बनने के चक्कर में बाज औकात तुम हाथ से गुजर जाते हो। माफी चाहता हूँ मैडम, बूढ़ निकला कर बोला। अगर आप कहेंगी तो उसकी तदफीन भी तो हो सकती है। हो सकने की बात मत करो बूढ़, मैंने कहा। हमें ये काम अभी और इसी वक्त करना है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है चीफ? यहाँ इसका खासा माकूल बंदोबस्त हो जाएगा। मैं और तहजीब बूढ़ के साथ बाहर निकल आए। फार्म खासा बसी हुआ अरीज मालूम हो रहा था। मैंने उसके बारे में बूढ़ से सवाल किया तो उसने कहा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये फार्म किसकी मलकियत है। बस इतना जानता हूँ कि ये वैरान और गैर आबाद पड़ा था। मैंने इसे आबाद कर दिया। तहजीब के माथे पर शिकने पड़ गई। और वो तुम्हारी महबूबा? उसने बड़े खराब लहजे में कहा। कौन सी वाली महबूबा की बात कर रही है मैडम? बूढ़ ने सर खुजाते हुए कहा। महबूबा का नंबर तो बताइए। नंबर याद ना हो तो ये तो बताइए कि आप किस वक्त की बात कर रही हैं। उससे क्या होगा? तहजीब ने होंठ भींच कर पूछा। मैं कम अज कम याद तो कर सकूंगा कि उस अरसे में मेरी महबूबा कौन थी। यहाँ महबूबाओं की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि अब सिर्फ महबूबा कह देने से काम नहीं चल सकता। मालूम नहीं कि आपका इशारा किस महबूबा की तरफ है। बकवास मत करो। तहजीब आपे से बाहर होगी और डी फोस्टर की तदफीन का इंतजाम करो। ये कहाँ का इंसाफ है? बूढ़ बुड़बुड़ाया। खुद ही सवाल करती हैं, जवाब दो तो कहती हैं बकवास मत करो, जवाब ना दो। तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा है, तहजीब ने सर्द लहजे में कहा। सुन लिया है, बूढ़ ने जिल्लाए हुए अंदाज में कहा और कुदाल संभाल कर एक नरम गोशे की खुदाई शुरू कर दी। जमीन नरम होने की वजह से कब्र तैयार करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। मैंने और बूढ़ ने जल्दी इतनी जमीन खोद ली कि डी फोस्टर को उसमें बआसानी दफन किया जा सकता था। उस बदनसीब शख्स की वसीयत थी कि उसे एहतमाम से दफन किया जाए, लेकिन इस बेसरो सामानी के आलम में हम उसकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम तो कर सकते थे, मगर उस पर उसकी मर्जी के मुताबिक अमल नहीं कर सकते थे। लिहाजा हमने बड़ी सोगवारी के साथ उसकी लाश एक कपड़े में लपेट कर दफन कर दी। बूढ़ भी संजीदा हो गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि डी फोस्टर की मौत पर मैं और तहजीब बहुत अफसुर्दा है। उसे कुछ मालूम भी तो नहीं था और हम इस बात से लाइल्म थे कि वो अचानक कहां से आ कूदा था। डी फोस्टर की तदफीन के बाद मैंने बूढ़ से पूछा, तुम इस बात से कैसे वाकिफ हो गए बूढ़ कि हम लोगों को कहां कैद किया गया है? ये तो बिजनेस सीक्रेट है बास, उसने अकड़ कर कहा। अगर यही बता दिया तो फिर बाकी बचेगा क्या? मैंने उसकी गुद्दी पकड़ ली। अगर मुझसे बकवास की तो कोई हड्डी तुड़वा बैठोगे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बूढ़ ने अपनी गुद्दी मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ये बड़ी नाजुक गुद्दी है और बहुत सी महबूबाओं की अमानत भी है। मैंने उसकी गुद्दी पर दबाव बढ़ाया। मुझे मालूम है तुम शराफत से नहीं मानोगे। हाय मैं मरा, बूढ़ बुरी तरह मचला। अरे बताता हूँ, मेरी गुद्दी तो छोड़ो। मैंने उसकी गुद्दी छोड़ दी। तहजीब हंस रही थी। तुम इसी तरह ठीक रहते हो, मैंने बूढ़ से कहा। बूढ़ अपनी गुद्दी से लाता हुआ बुरे बुरे मुंह बनाता रहा। एक तो तुम लोग बूढ़ को किंग हिटलर के कैंप में तनहा छोड़कर चले गए और अब तुम्हें इतनी मुश्किल से ढूंढा है तो ये सलूक कर रहे हो। हमें एहसास है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन हमें इतना मौका ही नहीं मिल सका कि तुम्हें कुछ बता पाते, मैंने कहा। और मुझे तो यकीन था कि हम चाहे जहाँ भी पहुँच जाएं, तुम्हारी नजरों से पोशीदा नहीं रह सकते। तुम हमें ढूंढते हुए हम तक जरूर पहुँच जाओगे, तहजीब बोली। इस बड़ी पूरी दुनिया में मक्खन लगाने के लिए एक बूढ़ी तो रह गया है, बूढ़ ने मुंह बनाकर कहा। तुम फिर पटरी से उतर रहे हो, मैंने बूढ़ को घूरा। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम हम तक किस तरह पहुंचे। ओ हाँ, बूढ़ ने संभल कर कहा। जब तुम दोनों किंग हिटलर के कैंप से अचानक गायब हो गए तो मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी, लेकिन बूढ़ बेचारे को कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। थक हार कर मैंने उन दोनों अफराद को ताका जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि वो तुम्हें कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे। मैं छुपकर उनकी गुफ्तगू सुनने में कामयाब हो गया और उन्हीं से मुझे मालूम हुआ कि तुम रोड एल्बो के कैंप की तरफ जाते देखे गए हो। बूढ़ के लिए इतनी मालूमात बहुत थी। बूढ़ इतना कहकर खामोश हो गया। फिर तुम वहाँ से रोड एल्बो के कैंप पहुँच गए, तहजीब ने बूढ़ को टोका। हाँ, और वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि तुम लोग वहाँ से भी निकल गए हो, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ मुझे बाद लोगों पर शुबा हुआ और मैं खुद को जरूरतमंद जाहिर करके उनके साथ शामिल हो गया। मेरा शुबा दुरुस्त निकला। वो रूसी एजेंट थे और उनका ताल्लुक KGB से था। मैं उनके साथ ड्राइवर की हैसियत से शामिल हुआ। तुम्हें तो मालूम ही है कि ये लोग मुकामी लोगों की मदद से काम कर रहे हैं। मुझे भी उन्होंने अपने लिए बेदर्द समझकर अपने साथ शामिल कर लिया। इस तरह मैं उस इमारत तक पहुंच गया जहां तुम लोग फ्रांसीसी एजेंटों की कैद में थे। ओह, तो उस इमारत पर रूसी एजेंटों ने छापा मारा था? तहजीब ने पुरख्याल अंदाज में पूछा। लेकिन उन बेचारों को तो कुछ भी नहीं मिला, इसलिए कि सारा माल तो बूढ़ ले उड़ा था, मैंने कहा।
यही तो बूढ़ का कमाल है, तहजीब तारीफी लहजे में बोली। बेज़रर दिखाई देने के बावजूद ये बड़ों बड़ों के कान कतर जाता है। बूढ़ की जादूगरी पर तो हमें पहले ही से यकीन था, मैंने कहा, और अब तो बूढ़ ने इसका सबूत भी दे दिया है। बूढ़ बड़े गौर से मुझे देखने लगा। तुम बूढ़ पर तंज तो नहीं कर रहे हो चीफ? हरगिज नहीं बूढ़, मैं तो बड़े खुलूस से तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। देखो चीफ, बूढ़ ने पहले भी तुमसे कहा था कि वो दुनिया में किसी का भी मुलाजिम नहीं है, इसलिए कि वो ना तो किसी को खुद से ज्यादा ज़हीन तस्लीम करता है और ना ही किसी को अपने से ज्यादा पुरकशिश समझता है। लेकिन अकीदत के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। मैंने तुमसे यही रिश्ता कायम किया था जो अब भी पहले ही की तरह कायम है, लेकिन अफसोस कि ये रिश्ता एक तरफा है। बहुत से रिश्ते एक तरफा होते हैं बूढ़, मैंने हंसी जब्त करते हुए कहा। मैं जानता हूँ चीफ, बूढ़ संजीदगी से बोला। सिर्फ वही रिश्ते एक तरफा होते हैं जहाँ एक फरीक वो पूरे जज्बात में इजहार कर बैठता है। ओहो, मैंने हैरत से कहा, आज तो बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू कर रहे हो। तुम जो चाहो कहो, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने कही। वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो किसी की बेगर्ज चाहत की ना कदरी नहीं करते। लेकिन होता रहेगा कि जहाँ एक फरीक ने अपने जज्बात का इजहार किया, दूसरे फरीक ने उसे अपना हक समझ लिया और उससे नाजायज फायदे उठाना शुरू कर दिए। लेकिन बूढ़, जज्बा तो एक फितरी चीज है, उसे बिला इरादा तो पैदा नहीं किया जा सकता। मुझे मालूम है चीफ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तो जरूरी नहीं है कि तुम भी मुझे चाहो, ना ही मैं तुम पर वो जज्बात मुसल्लत कर सकता हूँ जो मेरे तुम्हारे लिए हैं। लेकिन तुम कम अज कम बूढ़ की कदर तो कर सकते हो, उसके जज्बात का एहतराम तो कर सकते हो। तुमने लातादाद मर्तबा मुझे जान छुड़ाने की कोशिश की, मुझे नजरअंदाज किया ताकि मुझसे पीछा छुड़ा सको, लेकिन अभी मेरे सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ। जिस रोज मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई, उस रोज मैं खुद ही तुम्हें छोड़ दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। जिस रोज मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई, उस रोज मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। वो यार, तुम तो शिकायत के दफ्तर ही खोल कर बैठ गए। मैं तो तुम्हें बता रहा था चीफ, मेरा काम सिर्फ बताना है, शिकायत करना नहीं। जो तफसीलात तुमने बताई हैं उनसे अंदाजा होता है कि इत्तफाकात ने तुम्हें उस इमारत तक पहुंचा दिया जहां हम कैद थे। तहजीब ने बूढ़ को कहा। बूढ़ ने आंखें फाड़ कर तहजीब को देखा। अगर आप इसी पर मुसर हैं तो यही सही है, वरना हकीकत तो ये है कि मैंने बहुत मेहनत की थी। तहजीब हंस पड़ी। तुमने जो कारनामा अंजाम दिया है बूढ़, वो हमारे तमाम कारनामों पर भारी है। बूढ़ ऐसे कारनामे अंजाम देने का माहिर है मैडम, बूढ़ ने अकड़ कर कहा। यूं तो ऐसे बेशुमार मौके आए जब हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन आज। एक मिनट मैडम, एक मिनट, बूढ़ ने बेसब्री से हाथ उठाकर तहजीब की बात काट दी। शुक्रिया सिर्फ वो लोग कबूल करते हैं जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। क्या मतलब? तहजीब ने हैरत से कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? खाली शुक्रिया अदा करने से काम नहीं चलेगा मैडम, मैं इनाम लूंगा और मैं उसका मुस्तहिक हूँ। जो कारनामा तुमने अंजाम दिया है उसके पेश नजर तुम्हें बड़े से बड़ा इनाम दिया जा सकता है। तहजीब बोली। बोलो, क्या मांगते हो? आप और आपके अगर वो मुझे 5 इश्क करने की इजाजत दे दें तो मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। 5 इश्क ज्यादा तो है नहीं। मुझे हंसी आ गई और मैंने तहजीब की तरफ देखा। तहजीब बड़े फराखदाना अंदाज में कह रही थी, तुम्हें 5 इश्क करने की इजाजत है बूढ़, और इसके अलावा एक मेरी तरफ से इनाम भी। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। बूढ़ ने दांत निकाल दिए। अब बड़ी फराख दिल खातून है, और इसके अलावा एक इश्क अली की तरफ से भी तुम्हें इनाम दिया जाता है। तहजीब ने मजीद नवीद सुनाई। ओ, मैं कहीं बेहोशी ना हो जाऊं। 7 इश्क, इतने ज्यादा इश्क? बूढ़ लहराने लगा। होश में आ जाओ बूढ़, मैंने घुंसा तान कर कहा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे इश्क शुरू कर दूं। बूढ़ संभल गया। नहीं चीफ, यकीन करो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी के बच्चे, रात गुजरी जा रही है, कबल इसके कि सुबह हो, हमें कुछ देर सो भी लेना चाहिए। ओह हाँ, माफ करना चीफ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। वाकई अब हमें सोने की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई पिस्टल वगैरह मौजूद है? तहजीब ने बूढ़ से पूछा। अभी ला कर देता हूँ, बूढ़ ने कहा और तेजी से बाहर निकल गया। जरा ही देर बाद वो वापस आया तो उसके पास 2 अदद हल्की लेकिन नफीस साख्त की स्टेन गनें मौजूद थी। उसने वो स्टेन गनें हम दोनों की तरफ बढ़ा दी। आप दोनों ये स्टेन गनें रख लें, शायद इनकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन ये स्टेन गनें तुम्हारे पास कहाँ से आई? तहजीब ने ताज्जुब से पूछा। रूसियों की सौगात है, लैंड रोवर से बरामद हुई है। पूरी 5 स्टेन गनें थी, 10 बम इसके अलावा थे। मैंने 3 स्टेन गनें निकाल ली और 2 स्टेन गनें और 10 बम लैंड रोवर के साथ ही जाया कर दिए, इसलिए कि हम लोग इतने ज्यादा हंगामे भी नहीं करना चाहते। लैंड रोवर में से और क्या क्या बरामद हुआ? मैंने बूढ़ को गौर से देखते हुए पूछा। बूढ़ मुझसे नजरें चुराने लगा। बता तो दिया, उसने कहा। इसके अलावा और क्या बरामद होता?
उड़ने की कोशिश मत करो बूढ़, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बूढ़ ने एक तवील सांस ली। शायद आधा किलो के करीब हीरोइन और कुछ नकद रकम भी हाथ लगी है, लेकिन मैं उसका हिसाब नहीं दूंगा। बस काम बन ही जाता है चीफ, किसी ना किसी तरह। खैर अब तुम लोग आराम करो। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सवाल किया। मैं शरीफ आदमी हूँ चीफ, दोस्तों का हिसाब दिल में रखता हूँ। अब तुम खुद बताओ कि इन हालात में मेरा यहाँ रुकना मुनासिब है? किन हालात में? मैंने हैरत से कहा। मुझे तो कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आती। जाहिर है तुम खुद तो मुंह से नहीं कहोगे, लेकिन एक अच्छे मेजबान की हैसियत से तुम्हारा ख्याल रखना मेरा तो फर्ज है ना। कहीं तुम कार में सोने का इरादा तो नहीं रखते? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं उसका मतलब समझ गया था। तुम समझदार आदमी हो चीफ, बूढ़ ने मैनीखेज लहजे में कहा। मैं यहाँ रहकर तुम दोनों की तन्हाई में हड्डी नहीं बनना चाहता, इसलिए। बूढ़ जुमला अधूरा छोड़कर बाहर निकल गया। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर वो फौरन ही बाहर ना निकल गया तो उसे मेरी तरफ से किसी जारहाना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही बेहुदा आदमी है, तहजीब ने जीमते हुए अंदाज में कहा। बेहुदा या समझदार? मैंने शरारत अमीज लहजे में कहा। बकवास मत करो, अब तुम भी वैसी ही बातें कर रहे हो, तहजीब गुस्सीले लहजे में बोली। बूढ़ अगर ये सब कुछ ना करता तो क्या हमें रिहाई नसीब हो सकती थी? मैंने कहा। उसे समझदार कहकर मैंने ऐसी कौन सी ज्यादती कर दी है? और अगर डी फोस्टर हमें बताए बगैर मर जाता तो क्या अमरीकी फार्मूलों का राज उसके साथ ही दफन ना हो जाता? तहजीब ने जवाबन कहा। फ्रांसीसी उसका पूरा जिस्म उधेड़ने के बावजूद फार्मूले बरामद नहीं कर सके थे। यही बात तो गौर तलब है तहजीब, वो इतने अहमक नहीं थे कि दांतों की तरफ उनका ध्यान ना जाता। लेकिन जो काम नहीं होना था वो किसी तरह भी नहीं होता, और जो होना होता है वो कितनी आसानी से हो जाता है। वरना क्या जरूरी था कि मरने से कबल डी फोस्टर को होश आ जाता और वो हमें फिल्मों के बारे में बता देता? ये सब मुकद्दर के खेल होते हैं अली। सारे काम मुइज़ाना तौर पर ही हुए हैं और तकरीबन नाकामी की इंतहा को पहुंचने के बाद अचानक ही हमें कामयाबी हासिल हुई है। इस पूरे खेल में बूढ़ का किरदार कलीदी नोयत का हामिल रहा है। उसने ऐन वक्त पर मुदाखलत करके हमारी हारी हुई बाजी हमारे हक में पलट दी। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि अगर बूढ़ ना होता तो हम तमाम उम्र अमरीकी फार्मूले हासिल नहीं कर सकते थे, तहजीब ने कहा। और अब जबकि वो फार्मूले हमारे कब्जे में हैं, ये सोचो कि आइंदा करना क्या है। सोचने समझने का कोई फायदा नहीं। पहले भी हमने जो मंसूबा बंदी की थी वो दरी की दरी रह गई। फार्मूले हमें मिले जरूर, मगर इस तरह नहीं जिस तरह हमने सोचा था। तब भी ये सोचना तो पड़ेगा कि क्या फार्म हाउस महफूज है, तहजीब ने कहा। बूढ़ ज़हीन आदमी है, उसने खूब देखभाल करी कोई कदम उठाया होगा। वो ज़हीन सही, लेकिन इस फार्म हाउस का कोई ना कोई मालिक तो जरूर होगा। वो इत्तफाकन इधर निकल आया तो इतनी रात का इस वीराने में आएगा तो पागल ही कहलाएगा, मैंने बेजारी से कहा। बूढ़ वो गाड़ी मालूम नहीं किसकी उठा लाया है। मुमकिन है पुलिस गाड़ी तलाश करती हुई यहाँ तक पहुँच जाए। कुछ सोचो अली, यहाँ हमारा रुकना मुनासिब नहीं है। ये रात तो बहरहाल यहाँ गुजारी जा सकती है तहजीब, कल दिन में इस पर गौर करेंगे। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि अब हम सो जाएं? क्योंकि थकन बड़ी ज्यादा हो गई है। वाकई अली तुम सो जाओ। सॉरी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था कि तुम्हें सख्त नींद आ रही है। मैं लेट गया और तहजीब मेरे सराहने आकर बैठ गई। तुम भी लेट जाओ ना, मैंने तहजीब से कहा। तुम सो जाओ फिर मैं भी सो जाऊंगी, तहजीब ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने तहजीब का हाथ पकड़ दिया। मुझे शर्मिंदा ना करो तहजीब, तुम भी तो बहुत थकी हुई हो। कैसी बातें कर रहे हो अली? तुम्हारे काम आकर तो मुझे खुशी होती है। उसकी नरमो नाजुक उंगलियां मेरे बालों से खेल रही थी। उसके हाथों का लम्स मुझे अनोखे जानों की सैर करा रहा था। सुकून और इत्मीनान की लहरें मेरे पूरे जिस्म में दौड़ती फिर रही थी। शायद ये लहरें तहजीब की उंगलियों से खारिज होकर मेरे जिस्म में दाखिल हो रही थी और मेरे जिस्म के एक एक रुएं से थकन को निचोड़ रही थी। उसकी उंगलियां मेरे बालों से उलझती रहीं और मेरा ज़हन बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। मेरी नजरें तहजीब के चेहरे पर जमी हुई थी। आंखें बंद कर लो अली, तहजीब ने बड़ी मोहब्बत से कहा। तुम्हें नींद आ जाएगी। तुम्हारा भूल सा चेहरा जो नजरों से ओझल हो गया, मैंने खुमार आलूद लहजे में कहा। नहीं होगा, तहजीब ने धीमी आवाज में कहा। जिस रोज ये चेहरा तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं रहेगा। तो मैं आंखें बंद कर लूं? मैंने मासूमियत से पूछा। हाँ, तहजीब ने कहा और अपना हाथ मेरी आंखों पर रख दिया। मैंने अपने दोनों हाथ उसके हाथ पर रखे और उसे ओले ओले सहलाने लगा। तहजीब के साथ साथ नींद की देवी भी मुझ पर मेहरबान हो रही थी और फिर मुझे एहसास भी ना हो सका कि मैं किस वक्त नींद की आगोश में पहुंच गया। दूसरी सुबह आंख खुली तो बूढ़ अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ मौजूद था। उसने नाश्ते का इंतजाम कर दिया था। हम नाश्ते वगैरह से फारग हो गए तो उसने कहा, बूढ़ के लिए क्या हुक्म है अब? वैसे मैं डर रहा था कि जब सुबह यहाँ पहुंचूंगा तो कमरा खाली मिलेगा, आप दोनों गायब होंगे और मैं
फिर आप लोगों की तलाश में मालूम नहीं कितना वक्त जाया करता रहूंगा। तुम्हारा डरना बजा भी है और बेजा भी, इसलिए कि जब भी ऐसा हुआ बड़ी मजबूरी के आलम में हुआ। हमने जानबूझकर तो तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया। अगर तुमने जानबूझकर बूढ़ को नजरअंदाज किया तब भी बूढ़ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बूढ़ ने कहा, ये क्या बात हुई? मैंने दिलचस्पी से पूछा कि तुम पीछा नहीं छोड़ोगे? चीफ, अगर इस तरह पीछा छूट गया तो फिर इश्की कैसा? बूढ़ ने चहक कर कहा, तुम मैडम को चाहते हो चीफ, और बूढ़ तुम्हें? ये तो दुनिया ही है चीफ, कोई किसी के चक्कर में है और कोई किसी के चक्कर में। ओहो, अब तुम हमें शर्मिंदा ही किए जाओगे, तहजीब ने बूढ़ को कहा। दरअसल हमें तुम्हारी सलाहियतों पर इस कदर एतमाद है कि अगर तुम्हें कहीं छोड़ना पड़ जाए तो हमें यकीन होता है कि तुम जरूर हमें ढूंढ निकालोगे। ऐसी ही बातें करके खवातीन अमूमन मर्दों को बेवकूफ बनाया करती हैं, लेकिन बूढ़ आपको आम खवातीन से बहुत मुख्तलिफ तस्वुर करता है। खैर, ये बताइए कि अब बूढ़ के लिए क्या हुक्म है? जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे वो पूरा हो चुका है, मैंने कहा, और हमारी इस कामयाबी का सेहरा सिर्फ तुम्हारे साथ है। अगर तुम रूसियों के साथ मिलकर उस इमारत तक ना पहुँच गए होते तो हमें यकीनन बेनीलो मराम वापस लौटना पड़ता और हमारा ये मिशन नाकाम हो जाता। क्या तुम्हें वो सब कुछ हासिल हो चुका है चीफ, जिसके तुम ख्वाहिशमंद थे? बूढ़ ने पूछा। मैंने बताया तो है कि महज तुम्हारी वजह से कामयाबी ने हमारे कदम चूमे हैं। अगर काम पूरा हो चुका है तो फिर हम हमबर्ग में रुकना क्या मायने रखता है? अब हमें यहाँ मजीद रुकने की जरूरत नहीं रही, मैंने कहा। जितनी जल्द मुमकिन हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन चीफ, यहाँ से निकलने के लिए हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? मेरा ख्याल है हमबर्ग के साथ साथ हमें मगरबी जर्मनी ही से निकल जाना चाहिए, ताकि उन गैर मुल्की जासूसों से तो पीछा छूटे जो शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिर रहे होंगे। तब तो काम बहुत आसान हो जाता है, बूढ़ ने उछल कर कहा। मगरबी जर्मनी की सरहद अबूर करके हम डेनमार्क में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन डेनमार्क में दाखिल होना इतना आसान तो नहीं होगा, मैंने कहा। जन्नत के अलावा और जहाँ भी जाना चाहो बूढ़ उसका इंतजाम कर सकता है चीफ। अगर तुम डेनमार्क में दाखिले का बंदोबस्त कर सकते हो तो फौरी तौर पर काम शुरू कर दो। मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे दो चीफ। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में मैं सारे इंतजामात मुकम्मल करके वापस आऊंगा। और अगर इस दौरान फार्म हाउस का मालिक आ गया तो? तहजीब ने कहा। बज़ाहिर तो ये फार्म हाउस किसी की मलकियत नजर नहीं आता, लेकिन अगर कोई आ ही जाए तो उसे संभाल लेना चाहिए। 24 घंटे के दौरान मैं किसी वक्त भी वापस आ जाऊंगा। तुम इत्मीनान रखो बूढ़, मैंने कहा। अगर किसी की शामत उसे यहाँ खींच ही लाई तो हम स्टेन गनों से उसका इस्तकबाल करेंगे। इत्मीनान ही तो नहीं होता, हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि अब वापस आऊंगा तो तुम लोग गायब हो चुके होगे। बेफिक्र रहो, मैं हंस कर बोला। इस बार जब तुम वापस आओगे तो हमें यहीं मौजूद पाओगे। फिर भी अगर यहाँ से फरार होना ही पड़ जाए तो मेरे लिए कोई ऐसी इलामत छोड़ जाना जिसके जरिए मैं तुम्हारा सुराग लगा सकूं। इसकी क्या जरूरत है? तहजीब ने कहा। तुम तो वैसे ही हमें ढूंढ लेते हो। बूढ़ चला गया, लेकिन जाने से कबल वो हमारे लिए खाने का इंतजाम करना नहीं भूला था। उसकी वापसी अगले रोज सुबह कोई 20 घंटे बाद हुई। एहतियातन हमने वो सारा वक्त अंदर ही रहकर गुजारा था और बाहर निकलने से गुरेज किया था। मैं सारा इंतजाम कर रहा हूँ चीफ, बूढ़ ने बताया। वैसे तुम लोगों को देखकर बड़ी हैरत हो रही है। हैरान होने की जरूरत नहीं, अब तुम रवानगी की फिक्र करो, मैंने कहा। हम उसी वक्त वहाँ से रवाना हो गए। बर्री सफर ज्यादा तवील नहीं था और बूढ़ के तैयार कराए हुए कागजात की वजह से सरहद अबूर करने में किसी किस्म की रुकावट का सामना भी नहीं करना पड़ा। मैं तमाम रास्तों चौकन्ना रहा था, इसलिए कि कई ममालिक के सीक्रेट एजेंट मैदान अमल में थे और उनसे सामना हो जाना खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन खुशकिस्मती थे, हम किसी खतरे का सामना किए बगैर सरहद अबूर कर गए। पहला दिन हमने ओडिंदे में गुजारा। चूंकि अब जासूसों का खतरा नहीं रहा था, इसलिए असाब पर कोई दबाव भी नहीं था। एक ही दिन के आराम ने हमारे अंदर नई रूह फूंक दी और हम ताजा दम होकर पिनहैगन के लिए रवाना हो गए। कोपेनहेगन पहुंचकर हम एक उम्दा सी होटल में मुकीम हो गए। यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? तहजीब ने एतराज किया। हम बराए रास्त पेरिस निकल चलते। हमारे पास मोहलक तरीन हथियारों के फार्मूले मौजूद हैं, हमें हर कदम सोच कर उठाना पड़ेगा, मैंने कहा। इसमें सोचने समझने की क्या बात है? तहजीब हैरत से बोली। दुनिया के बेहतरीन जासूस इस वक्त जर्मनी में झक मार रहे होंगे। अब हमें खतरा क्या है? किसी को नहीं मालूम कि हमारे पास इतनी कीमती चीज मौजूद है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? तहजीब ने पूछा। अभी नहीं, पहले कोपेनहेगन की सैर कर लें, फिर बताऊंगा। हमें ये भी तो जाहिर करना है कि हम सियाह हैं, जरा बराबर खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। हमें बेहद मोहतात रहना होगा।
तहजीब ने कोई जिरा नहीं की और हम कोपेनहेगन की सड़कों से निकल आए। कोपेनहेगन की तारीख सदियों पुरानी है। स्विट्जरलैंड में एक पादरी ने इस शहर का संगे बुनियाद रखा था। उस पादरी ने जिसका मुजस्समा अब टाउन हॉल के सामने इस्तादा है। यहाँ एक किला तामीर किया गया। उस वक्त की छोटी सी बंदरगाह जल्दी एक तिजारती मरकज की सूरत इख्तियार कर गई और कोपेनहेगन यानी ताजरों की बंदरगाह कहलाई। सेंट्रल स्टेशन के साथ ही कोपेनहेगन का सदियों पुराना तफरीही पार्क तवाली है जो 20 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। उस पार्क में हमेशा मेले का सा समा रहता है। रंगीन फूलों के तख्ते, छोटी छोटी झीलें, उबलते हुए फुवारे और रंग बिरंगी मसनूई रोशनियां शहरियों की दिलचस्पी का मरकज हैं। हम बहुत देर तक कोपेनहेगन के कोचाए बाजार की सैर करते रहे और फिर एक होटल में दोपहर का खाना खाया जहां हमें एक शाम के खाने मयसर थे। खाने से फारग होकर हम टाउन हॉल के पहलू से गुजरती हुई सड़क एस्ट्रो गेट पर आ गए जो इस शहर में खरीदो फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज थी। बड़ी बड़ी दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर इनवाओ इकसाम की अशिया से भरे पड़े थे जहां हर शय दस्तयाब थी। हमें उन दुकानों से खरीदारी करना थी और ये मेरे मंसूबे का दुश्वार तरीन हिस्सा था। मुझे जो चीजें खरीदना थी वो किसी को हमारी तरफ से मशकूक भी कर सकती थी। हमने बहुत एहतियात से खरीदारी की। इस खरीदारी में 2 घंटे से ज्यादा लग गए। अगरचे हम एक ही जगह से सारी अशिया खरीद सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और सारी चीजें अलग अलग दुकानों से खरीदी ताकि हमारे बारे में कोई किसी किस्म की राय ना कायम कर सके। तमाम चीजें खरीदने के बाद हम होटल की तरफ वापस चल पड़े। अब कोपेनहेगन की रौनकें हमारे लिए अपनी कशिश खो बैठी थी, इसलिए कि अब हमें काम करना था। होटल के कमरे में वापस पहुंचकर तहजीब ने मुझसे कहा, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया अली, लेकिन अब मेरी समझ में आने लगा है कि तुम करना क्या चाहते हो। मुझे मालूम था कि तुम खुद ही अंदाजा लगा सकोगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम शायद ये फार्मूले ओशील मिकाइल के हवाले करने से गुरेज करना चाहते हो। वो यहूदी और मैं दुनिया के किसी यहूदी पर एतमाद नहीं कर सकता। गोया तुम्हारा मकसद ये है कि ये फार्मूले ओशील मिकाइल को ना दिए जाएं। तहजीब ने पूछा। इस सिलसिले में मैं कोई हतमी बात नहीं कहूँगा, लेकिन हम असल फार्मूले बहरहाल उसके हवाले नहीं करेंगे। सोच लो अली, मामला बहुत खतीर रकम का है। मुतमईन हुए बगैर वो हमें बकिया रकम अदा नहीं करेगा। रकम अदा करने का पाबंद तो सिर्फ उसी सूरत में है जब हम डी फोस्टर को भी उसके हवाले करें और वो मर चुका है। तुम्हारे लहजे से अंदाजा होता है कि तुम इस सिलसिले में बहुत फिक्रमंद हो। तहजीब ने कहा, मैं फिक्रमंद नहीं हूँ, तशवीश में मुबतला हूँ। उस यहूदी से बकिया रकम निकलवाना बहुत जरूरी है। तशवीश में मुबतला होने की कतई जरूरत नहीं। हम ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि ओशील मिकाइल हमें बकिया रकम अदा करने से इनकार नहीं कर सकेगा। तहजीब ने कहा, कैसा बंदोबस्त? मैं चौंक पड़ा। तहजीब अगर ये बात कह रही थी तो यकीनन उसके जहन में कोई माकूल तरीका मौजूद रहा होगा। हमें एक नया डी फोस्टर तैयार करना पड़ेगा। मेरा मतलब है ओशील मिकाइल के पास हम डी फोस्टर के मेकअप में किसी और शख्स को ले जाएंगे। ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हम आदमी कहाँ से मुहैया करेंगे? ये भी कोई मसला नहीं है। तहजीब मुस्कुराई। तुम अली ग्रुप के उन 27 अरकान को भूल गए जो हमारे इशारे पर कोई काम भी करने के मुंतजिर बैठे होंगे? ओह, मगर उसके लिए उन सबको यहाँ तलब करना होगा और उनमें से कोई ऐसा शख्स मुंतखब करना होगा जो डी फोस्टर जैसी जिसामत और कदो कामत का मालिक हो। हर कसो नाकस पर तो उसका मेकअप किया भी नहीं जा सकेगा, इसलिए कि ओशील मिकाइल के पास डी फोस्टर से मुतल्लक सारी तफसील मौजूद है। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। तहजीब ने कहा, सिर्फ ये बताओ कि क्या ये तजवीज़ तुम्हारे नजदीक काबिल अमल है? मैंने उस तजवीज़ से इख्तलाफ तो नहीं किया। ये तजवीज़ तो 100% काबिल अमल है। मैं तो सिर्फ वो रुकावटें बयान कर रहा था जो इस सिलसिले में दरपेश हो सकती हैं। बस तो ये बात तय पा गई। अब इस सिलसिले में बाकी काम मैं कर लूंगी। तुम उस तरफ से बेफिक्र हो जाओ और ये बताओ कि तुमने माइक्रो प्रोजेक्टर और माइक्रो कैमरा किस लिए खरीदा है? डी फोस्टर की तरह ओशील मिकाइल की खिदमत में फार्मूले भी नकली ही पेश किए जाएंगे। मैंने बाईं आंख दबा कर कहा। ओहो, तहजीब उछल पड़ी। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होगा अली, नामुमकिन तो नहीं है ना? सवाल ये है कि नकली फार्मूले हम मुहैया कहाँ से करेंगे? तहजीब ने पूछा। ये काम तुम करोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं? तहजीब हैरान रह गई। मैं भला एटमी हथियारों के फार्मूले कैसे तैयार कर सकूंगी? बिल्कुल करोगी, मैंने कहा। बस जैसा मैं कहूँ वैसे ही करती रहना। तुम देखोगी कि तुमने नए एटमी फार्मूले वदे कर लिए हैं। तहजीब बेबसी से हंस पड़ी। तुम मुझे नए एटमी फार्मूलों का खालिक बना देने पर तुल गए हो, तो मैं भला क्या कह सकती हूँ? तुम तो मुझे जो बनाना चाहो बना दो, लेकिन मुझे बता तो दो कि मुझे करना क्या होगा।
सबसे पहले तो हम प्रोजेक्टर पर उन फिल्मों को देखेंगे। ज़ाहिर है फार्मूले किसी न किसी जबान में, हिंसों में या अशकाल की सूरत में तहरीर किए गए होंगे। हम उन्हीं जैसी थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्लें बनाकर उन्हें माइक्रो कैमरे के जरिए स्लो लाइट पर महफूज कर लेंगे। यूं नए एटमी फार्मूले मारदे वजूद में आएंगे जो शील मिकाइल की खिदमत में पेश किए जाएंगे। ये इतना काम आसान नहीं है अली, तहजीब ने पुरतशवीश लहजे में कहा। ओशील मिकाइल पूरी तरह मुतमईन होने के बाद ही रकम अदा करेगा। मुझे तो इस बात पर भी शक है कि वो रकम अदा करेगा भी। ताम इस बात को मफरूजा बनाते हुए मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि उसे फार्मूलों के नकली होने का इल्म कैसे होगा? ऐसे फार्मूलों की एक मखसूस जबान होती है। ओशील मिकाइल के अपने जराए भी कम तो नहीं है। वो किसी भी माहिर से उन फिल्मों को चेक करा सकता है और उसे पता चल जाएगा कि यही वो मामला था। हमारा काम तो उस हद तक फार्मूले पहुंचाना है। हमें इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है कि वो क्या है? कमाल कर रहे हो अली, क्या वो एक तहरीर के इवज हमें एक खतीर रकम अदा कर देगा? मुमकिन है अमरीकी हुकूमत ने किसी मखसूस कोड में वो फार्मूले तहरीर कर रखे हों। क्या हम वो फार्मूले डी कोड करने के जिम्मेदार भी हैं? नहीं तहजीब, हरगिज नहीं। हमें फार्मूलों की फराहमी के इवज रकम अदा की गई है, उन्हें डी कोड करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और फिर हम डी फोस्टर को भी तो उसके हवाले करेंगे।